हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा मेरे भाई, जिन भी लोगों का लैब टेक्नीशियन का कोई सा भी सरकारी एग्जाम हो, अभी की बात करें जैसे आपका जीआईएमएस का एग्जाम होने वाला है, जीपीएसएसबी का होने वाला है गुजरात में। मेरे भाई आज पहला दिन है। इस पहले दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें मेरे भाई 100 क्वेश्चन यहां पर लेके आया हूं, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आप करोगे तो आपको इसमें करने में टाइम लगेगा। रियलिटी के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन में भी आंसर है, आंसर में भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार यहां पर क्वेश्चन कराने वाला हूं। स्टार्टिंग के आप 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी हिस्टोलॉजी आपकी तैयार हो जाएगी। नई नई चीजें यहां पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में जो जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप हमें आंसर जरूर बताते हुए चलिएगा। आप ना कॉपी लीजिए ना पेन लीजिए, बस एक काम कीजिएगा, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसका आंसर आप तुरंत सोच लीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, और लास्ट में हमें बताइएगा 100 में से आपने कितने सही किए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, धमाकेदार क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो, व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ फिक्सेटिव वॉल्यूम। हमसे पूछ रहे हैं कि आइडियल रेशियो क्या है जो फिक्सेटिव वॉल्यूम है टू द टिश्यू वॉल्यूम फॉर द रूटीन हिस्टोलॉजी। हम लोगों के पास हिस्टोलॉजी में जो स्पेसिमेन आता है, जो सैंपल आता है हमारे पास में, उसमें हमसे कह रहे हैं कि जो फिक्सेटिव का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, टिश्यू वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसके बिहाफ पर हमें बताना है। तो देखो, जो आपका टिश्यू का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से लगभग आपका 15 से 20 गुना जो है एक्स्ट्रा होना चाहिए। आपका फिक्सेटिव का वॉल्यूम कितना, 15 से 20 गुना एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके टिश्यू वॉल्यूम से फिक्सेटिव का वॉल्यूम। यहां से मेरे भाई आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका प्योर फॉर्मेलिन होता है, एक जो है सेचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक, प्योर फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या है, ये सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है कंटेनिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड गैस बाय वेट। ठीक है, देखो, मार्केट से जो आप फॉर्मेलिन लेते हैं, जिसको बोलते हैं आप 100% फॉर्मेलिन, ठीक, 100% जो आप फॉर्मेलिन मार्केट से लेते हैं, उसमें आपको ये बात पता होगी कि कितना परसेंट आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। तो जो हम लोग 100% फॉर्मेलिन मार्केट से खरीदते हैं, उसमें आपका 37 से 40% मान ले, 40% आपकी जो है फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें 40% आपकी फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। ठीक, कितनी होती है, 40%। यानी जो हम जिसको हम 100% मानते हैं, उसमें क्या होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है, और अदर क्या होता है, आपका वाटर होता है। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये आपकी 100% फॉर्मेलिन है। तो जो हम कह रहे हैं कि इनसे पूछे हैं कि जो प्योर फॉर्मेलिन होती है, उसमें जो सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड गैस, तो यहां से हम बताएंगे कि 40% जो है उसमें क्या होती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हुआ। क्वेश्चन आता है आपके पास में कि 10% जो न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन है, कितनी, 10%, कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखो, अब क्वेश्चन कितना बेहतरीन आपसे पूछा है। मैंने आपको बताया कि 100% जो फॉर्मेलिन है उसमें आपका कितना होता है, 40% आपकी गैस होती है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड आपकी क्या होती है, गैस होती है 100% फॉर्मेलिन में। इतनी बात आपको समझ में आई थी, ये तो बात आपको पता हो गई जो कि हम मार्केट से लेते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि जो 10% हम बनाते हैं, 10% हम कैसे बनाते हैं, इस 100% में क्या करते हैं, इस 100% में 9 पार्ट हम लोग क्या रखते हैं, 9 पार्ट हम लोग वाटर रखते हैं, और एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट मेरे भाई क्या होती है, आपकी ये फॉर्मेलिन होती है। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग 10% बनाते हैं। ठीक, ऐसे ही 10% बनता है। तो जब हमारे पास ये 10% बन के आया, तो उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट आपके इसमें जो है फॉर्मेलिन गैस होगी। तो ऐसे ही आप दिमाग लगा सकते हो मेरे भाई। सुनो, अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ या बेसिक नॉलेज जानते हो, देखो 10 से कितना हो रहा है, 100% से 10 हो रहा है, 100% से क्या हुआ, 10 हुआ है। ठीक, यानी हमने 100 को 10 से भाग किया, 10 आ गया, तो हम 40 को भी 10 से भाग कर दो ना, 40 को भी अगर 10 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अब आप कह सकते हो कि 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में अप्रोक्सीमेटली 4% आपकी फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म। क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेशन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से टिश्यू का फिक्सेशन हो रहा है, तो प्राइमरी उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, काम करने की। ठीक है, तो यहां से देखो मेरे भाई, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एडिटिव क्रॉस लिंक। क्या करता है, ये क्रॉस लिंक करा देता है, मेथिलीन के ब्रिजेस बना देता है, ऐसे क्या होता है, टिश्यू फिक्स होता है। ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कार्य करने का तरीका है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, विच फिक्सेटिव इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से टिश्यू को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए कौन सा मेरे भाई यहां पर फिक्सेटिव यूज करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लूटैल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं? ग्लूटैल्डिहाइड यूज करते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। 2 से 3%, ज्यादातर आपको 2% लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए मेरे भाई कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है? ग्लूटैल्डिहाइड, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है विच फिक्सेटिव कंटेन्स पिक्रिक एसिड। सबसे पहली बात तो आपको मेरे भाई एक क्वेश्चन यही बनना पूछा जाएगा कि आपसे कि विच फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड, कौन से फिक्सेटिव में पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बना। एंड इम्पार्ट, क्या लिखा हुआ है आगे? एंड इम्पार्ट येलो कलर, और क्या करता है? येलो कलर टू द टिश्यू। कौन सा ऐसा फिक्सेटिव है, ठीक है, जिसमें आपका पिक्रिक एसिड होता है और वो जो है पिक्रिक एसिड जो है वो येलो कलर इंपार्ट कर देता है टिश्यू में, आपको बताना है। जेंकर्स फ्लूइड ऐसा करता है, कॉर्नॉइस करता है, बॉइंस करता है, या फिर हेल्स फ्लूइड करता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपका वो होता है आपका बॉइंस फ्लूइड। कौन होता है? बॉइंस फ्लूइड होता है। सी ऑप्शन मेरे भाई आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बॉइंस फ्लूइड में आपका पिक्रिक एसिड होता है और यही पिक्रिक एसिड जो है येलो कलर टिश्यू को क्या करता है? इंपार्ट कर देता है टिश्यू में। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बॉइंस फ्लूइड है, होगा। ठीक है, व्हाट इज द येलो कलर ऑफ बॉइंस फ्लूइड टिपिकली रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू। अब मेरे भाई यहां पर जो येलो कलर आ रहा है बॉइंस फ्लूइड की वजह से, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं टिश्यू से। तो कैसे रिमूव करेंगे? तो हम उसको मेरे भाई रिमूव करते हैं, जो येलो कलर आ गया है उसको रिमूव करते हैं वॉशिंग विद 50 to 70% अल्कोहल फॉलोड बाय लिथियम कार्बोनेट इन 70% अल्कोहल। ये तरीका होता है कि जो येलो कलर आ गया है बॉइंस फ्लूइड की वजह से, और उस येलो कलर को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं? 50 से 70% जो अल्कोहल होता है उसमें वॉश करते हैं, फॉलोड बाय द लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़िए। Which of the following is the key component of cornoids fluid। अब ये देखो पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि फिक्सेटिव जो है हमारे वो बने किससे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कॉर्नोइड्स फ्लूइड में पूछा जा रहा है कि की कंपोनेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि जो कॉर्नोइड्स फ्लूइड है उसमें आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। ज्यादातर जब एग्जाम में इतना पूरी चीजें ना दे, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्लोरोफॉर्म ना दे, तो ये जरूर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो कॉर्नोइड्स फ्लूइड में आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। मेरे भाई बताइएगा आपको चीजें रिवाइज हो रही कि नहीं रिवाइज हो रही? सब टॉपिक के साथ में मैं करा रहा हूं। मैं आपने को फिक्सेशन कराया, फिक्सेटिव करा रहा हूं, किसमें कौन से जो है यहाँ पर फिक्सेटिव यूज होते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ऐसे करते हुए हम मेरे भाई कंप्लीट हिस्टोलॉजी करेंगे, शानदार मजा आ जाएगी, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। आपका मेरे भाई कॉन्फिडेंस यहां से आ जाएगा कि हिस्टो से कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देंगे, कल आपकी साइटों कराएंगे सॉल्व कर देंगे, सारा का सारा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ऐसे ही क्लासेस आपकी होती हैं। अगर कोई फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अगर आपको कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए बैठना है, आप डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं शानदार तरीके से, तो आप हमारे लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें मैं आपको बता दूं अगर आप नए हैं तो यहां पर वीडियो लेक्चर हम डिटेल थ्योरी का आपको देते हैं हिंदी और इंग्लिश में। क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी इसी में देते हैं। वैलिडिटी आपकी 1 साल 3 महीने की करके आपको देते हैं। जिस दिन से आप बैच ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल 3 महीने की। सबसे बड़ी बात है कि इस बैच में आपको टेक्निकल और प्लस नॉन टेक्निकल दोनों चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हमने आपको बताया टेस्ट सीरीज भी देते हैं। जैसे अभी आप जीआईएमएस का पेपर देख रहे हो, इसमें आपका टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। तो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, टेक्निकल आपका तो स्कोरिंग होता है, सिलेक्शन आपको नॉन टेक्निकल दिलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी बहुत ही कम फीस पर। इतनी फीस पर आपको कहीं पर बैच ही नहीं मिलेगा। अगर मिल भी रहा है तो उसमें ना आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, ना उसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ना आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो यहाँ कुछ नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 5000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी हम लोग इस बैच में प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। कोई बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगर जिसको भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप है, वहां से मेरे भाई इस पे जो है ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, या फिर आपको ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तैयारी पे। मैंने आपको बताया एजुकेशन मसाला ऐप है, ऐसे करके आप जा सकते हो, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन पर। व्हाट रीजेंट आर यूज टू रिमूव, What reagent are used to remove mercury pigment, ठीक है, from जेंकर्स फिक्सेटिव। अगर जेंकर्स फ्लूइड से हमने टिश्यू को फिक्स किया है तो उसमें मरकरी के पिगमेंट आ जाते हैं। तो अगर हमें मरकरी के पिगमेंट को निकालना है तो हमें मेरे भाई कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा? तो हमको मेरे भाई यूज करना पड़ता है आयोडीन फॉलोड बाय सोडियम थायोसल्फेट। आयोडीन फॉलोड बाय सोडियम थायोसल्फेट। यहां से मेरे भाई आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एज इट इज याद करिएगा, चीजें आपको रिवाइज होती चली जा रही होंगी। जो अपनी हिस्टोपैथोलॉजी की 160 जिसने भी क्लास की होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन रखे होंगे, आज से पहले ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे, वादा है मेरा।
क्वेश्चन है आपका, कॉर्नाइस फ्लूइड इज हाईली रिकमेंडेड फॉर, जो कॉर्नाइस फ्लूइड होता है वो हाईली रिकमेंडेड होता है किसके लिए? ये मेरे भाई रिकमेंडेड किया जाता है रैपिड फिक्सेशन के लिए, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लिक एसिड स्टडी करने के लिए। चाहे आपसे रैपिड फिक्सेशन के लिए बोल दे, चाहे आपका क्रोमोसोम या न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी हो, तो कॉर्नाइस फ्लूइड को जो है रिकमेंड किया जाता है। क्वेश्चन आता है, फॉर्मेलिन जो पिगमेंट है, एसिड फॉर्मेल्डिहाइड हेमेटिन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द टिश्यू व्हेन, ठीक है। फॉर्मेलिन के पिगमेंट जो है आपके टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं, टिश्यू में आपको दिखते हैं, इज मोस्ट लाइकली फॉर्म इन द टिश्यू व्हेन, ये कब दिखते हैं? जब द फिक्सेटिव इज स्टोर इन द डार्क, या फिर पीएच ऑफ फॉर्मेलिन क्या होता है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जब फॉर्मेलिन का पीएच 6 से कम हो जाए। क्या हो जाए? 6 से कम हो जाए फॉर्मेलिन का पीएच, तब क्या आपको दिखेगा? अगर उस फॉर्मेलिन से आपने टिश्यू को फिक्स किया है तो आपको फॉर्मेलिन के पिगमेंट दिखेंगे टिश्यू में, ठीक है। हाउ कैन फॉर्मेलिन पिगमेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन? अब मेरे भाई टिश्यू सेक्शन में आपके फॉर्मेलिन के पिगमेंट आ गए हैं, फॉर्मेलिन पिगमेंट भी रिमूव्ड, अब इनको आपको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो हम इनको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देंगे विद द अल्कोहल पिक्रिक एसिड। किसके साथ में? अल्कोहल पिक्रिक एसिड के साथ में जो है हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और फॉर्मेलिन के पिगमेंट जो है टिश्यू सेक्शन से रिमूव हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है अगला, विच टिश्यू कंपोनेंट इज नॉट, क्या है? विच टिश्यू कंपोनेंट इज नॉट प्रिजर्व्ड बाय रूटीन 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन आर द स्टैंडर्ड पैराफिन प्रोसेसिंग। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कौन से टिश्यू का कंपोनेंट है उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे प्रोटीन की बात कर रहा है, न्यूट्रल फैट की बात कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की कर रहा है, और आपका न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है, ये 4 कंपोनेंट है टिश्यू के, हम इनको जो है रूटीन जो है 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन हो या फिर पैराफिन प्रोसेसिंग हो, उसमें जो है इसको क्या करते हैं? इसको प्रिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? पहले तो ये बताइए किसको नहीं करते हैं? मेरे भाई बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, न्यूट्रल फैट को नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं आगे समझिएगा। जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये प्राइमरी यूज होता है किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ध्यान रखिएगा। यही पूछा जाएगा कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है प्राइमरीली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में टू फिक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट विच टिश्यू कंपोनेंट, किस टिश्यू कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का प्राइमरीली यूज करते हैं? तो आप मेरे भाई बताओगे फटाक से लिपिड, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लिपिड के लिए करते हैं। आगे बढ़िए, द मोस्ट रैपिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट। अब देखो आपका फिक्सेटिव तक हो गया है, अब हम लोग डीकैल्सिफिकेशन टॉपिक पर आ गए हैं। इस तरीके से मेरे भाई एक एक टॉपिक की आपको चीजें रिवाइज करा दूंगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक। बस बशर्ते आपको क्या करना है, हमको भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अगर आपके लिए ये क्लास ये जो है लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हो तो, ठीक है। द मोस्ट रैपिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट आर, पूछा जा रहा है मोस्ट रैपिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। पहले तो देखो डीकैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है, डीकैल्सिफिकेशन, अब इस वर्ड से एक चीज ध्यान रखना, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, किसी भी चीज से क्या हो रहा हो? रिमूवल हो रहा हो, और किसका? यहां पर लिखा है कैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम का रिमूवल, ठीक। ऐसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होगा? वाटर का रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? वाटर। तो मोस्ट रैपिड डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? ये होते हैं मेरे भाई स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया ये, ठीक, ये सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल, कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है कॉमनली यूज फॉर रैपिड डीकैल्सिफिकेशन? तो कौन सा यूज होता है? मैंने आपको पीछे बताया, लिखा है नाइट्रिक एसिड, अब यहां पर भी वही चीज लिखी है नाइट्रिक एसिड। मान लीजिए ये नाम लिख कर ना नाइट्रिक एसिड ना लिखे, अगर यहां पर आपको केमिकल फार्मूला लिख दे तो आप क्या बताएंगे? HNO3, क्या बताओगे? HNO3, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात आती है EDTA डीकैल्सिफाई, जो हमारा डीकैल्सिफिकेशन के लिए हम लोग EDTA का भी यूज करते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA का भी यूज करते हैं। जो EDTA होता है वो डीकैल्सिफाई करता है बोन को थ्रू विच मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म के थ्रू इसको जो है करता है, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई EDTA काम क्या करता है? EDTA चीलेशन का काम करता है, चीलेशन का काम करता है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन, जो बोन है, जो आपका बोनी टिश्यू है, उसमें से कैल्शियम आयन को क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है, तो इस प्रोसेस पर काम करता है, चीलेशन पर, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे भाई अगला, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरीली एडवांटेज, ठीक है। क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग EDTA? EDTA का जो हम यूज कर रहे हैं उसका प्राइमरीली एडवांटेज क्या है फॉर द डीकैल्सिफिकेशन? डीकैल्सिफिकेशन के लिए जो हम EDTA यूज कर रहे हैं उसका प्राइमरीली एडवांटेज क्या है? इट इज द फास्टेस्ट मेथड, या फिर ये प्रिजर्व रखता है एंजाइम को, एंटीजन को, या फिर DNA एक्सीलेंटली। तो मेरे भाई जो EDTA से अगर आप डीकैल्सिफिकेशन करते हैं तो ये क्या करता है? ये एंजाइम को प्रिजर्व रखता है, ये एंटीजन को प्रिजर्व रखता है, और ये DNA को भी प्रिजर्व रखता है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है।
इस क्लास की मेरे भाई मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन रिकमेंडर यही है, ठीक। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो, वहां अपडेट आती रहती है, क्लास होगी, आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, वो सारी चीजें। लेकिन जो अभी आपकी क्लासेस हो रही हैं उसको सबसे पहले आप मेरे भाई इन क्लासेस को देखिएगा और सुनिएगा, ना नोट्स बनाइए, ना आप पीडीएफ से पढ़िए, कुछ नहीं, सुनिए और देखिए। जितना आप सुनने से और देखने से आपके दिमाग में चीजें याद रहेंगी, ना कि आपको पीडीएफ से किसी की उठा लूं और पढ़ लूं, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल जो पढ़ लेगा एक बार दो बार इन क्लास से, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है कभी तो आप इनको रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम पर मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो इंस्टाग्राम पर मेरे भाई आप हमें फॉलो कर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, पूछा है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। ये एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये कोई बोनी टिश्यू है, अब ये बोनी टिश्यू में से हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से सारा का सारा कैल्शियम जो है, सारा का सारा कैल्शियम आयन है, निकल चुका है कि नहीं। तो ये हम पता करते हैं, जैसे इसमें से सारा निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन का। तो अगर हम इसको पता करना चाहते हैं तो यही पूछ रहे हैं कि मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड कौन सा है एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन को पता करने के लिए। तो वो मेरे भाई होता है सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा, रेडियोलॉजिकल मेथड, यानी हम लोग एक्सरे मेथड बोलते हैं, एक्सरे, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। वाई इज द फिजिकल टेस्ट, क्या पूछ कह रहा है कि वाई क्यों, जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं प्रोबिंग या फिर बेंडिंग फॉर डीकैल्सिफिकेशन, एंड पॉइंट स्ट्रांगली डिस्करेज। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे आएगा, अब इस क्वेश्चन में ही एक जो है क्वेश्चन आंसर है, क्या है, अगर आपसे पूछे फिजिकल टेस्ट कौन सा होता है एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन को पता करने के लिए, तो आप बताएंगे प्रोबिंग होता है, बेंडिंग होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले या तो नीडल चुभा के देख लें, ऐसे देख लें, अगर ये बोनी टिश्यू है, हार्ड है, इसमें नीडल चुभाओगे तो आसानी से जाएगी नहीं। अगर इसको बेंड करना चाहोगे, कैल्शियम होगा, टाइट होगी, तो ये आसानी से बेंड नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो वही कह रहे हैं कि इसको स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, इसको करने के लिए मना करते हैं, ठीक। क्यों मना करते हैं, अब देखो, जैसे ये बोनी टिश्यू है, इसमें हम निडल चुभा दें, निडल चुभा देंगे तो इसमें जो सेलुलर कंपोनेंट है वहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए वहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, वहीं पर हमको सेल अच्छे से मार्फोलॉजी देखनी हो तो उसकी मार्फोलॉजी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर हम बेंड करते हैं तो ये भी दिक्कत है, टूटेगा तो वहां पर क्या होगा, उस टिश्यू में क्या होगा, फ्रैक्चर होगा, अच्छे से जो चीज आनी होगी वो हमें दिखेगी नहीं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में देखिए लिखा है, इट क्रिएट्स माइक्रो फ्रैक्चर। जब आप बेंड करेंगे तो हो सकता है वहां पर फ्रैक्चर आ जाए और डैमेज टिश्यू आर्किटेक्चर, जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है उसको क्या कर सकता है, वो मेरे भाई डैमेज कर सकता है। बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ूं, इन द केमिकल टेस्ट फॉर डीकैल्सिफिकेशन, एंड पॉइंट, जो डीकैल्सिफिकेशन एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए करते हैं, एक मेथड होता है केमिकल मेथड जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो है कंटिन्यूड, लिखा हुआ है कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन द फ्लूइड इज इंडिकेट बाय। जो केमिकल मेथड होता है डीकैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए, उसमें कह रहे हैं कंटिन्यू प्रेजेंस है कैल्शियम इन द फ्लूइड इज इंडिकेट बाय। डीकैल्सिफिकेशन के एंड पॉइंट के रासायनिक परीक्षण में द्रव में कैल्शियम की निरंतर उपस्थिति का संकेत किससे मिलता है, ये इससे मिलता है कि आप मेरे भाई द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट, जो बोन से आपका कैल्शियम आ रहा था उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पर फॉर्मेशन होगा किसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट का, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट का होगा, ठीक है। सरफेस डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का जो सरफेस है उसके डीकैल्सिफिकेशन की बात हो रही है, दैट अनएक्सपेक्टेडली हार्ड ऑन द माइक्रोटोम इज डन यूजिंग। क्या क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे आप माइक्रोटोमी कर रहे थे, माइक्रोटोमी पर आपके पास में ब्लॉक बन के आ गया और ये कोई बोनी टिश्यू था, जब आप माइक्रोटोमी कर रहे हैं तो क्या हो, अनएक्सपेक्टेडली, जो कि हार्ड नहीं होना चाहिए आपका टिश्यू, लेकिन वो ब्लॉक जो है हार्ड हो रहा है, तो हम उसको जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक। लिखा है एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ में उसका डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, या फिर लिखा है 1% HCl के साथ में, या फिर फॉर्मिक एसिड अप्लाई करेंगे फेज डाउन ऑफ द साल्ट पीरियड, या फिर अमोनिया वाटर का यूज करेंगे, या जाइलिन का। देखो ये ऐसे आपके पास में ब्लॉक है, इसमें ऐसे मान लीजिए बोनी टिश्यू रखा हुआ है, ठीक, ये बोनी टिश्यू रखा हुआ है, क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसको मेरे भाई क्या करोगे, ये जो है इसका फेस वाला है, ये फेस है, फेस साइड, ठीक, क्योंकि आपको इधर दिख रहा है, इधर से ही माइक्रोटोमी आप करोगे। तो क्या करते हैं यहां पर हम 1% HCl या फिर फॉर्मिक एसिड इस पर अप्लाई करते हैं और इसको कुछ समय के लिए ऐसे उठाकर ऐसे रख देते हैं, कैसे, फेस को, ये फेस है इसको डाउन कर देते हैं, यानी ये आपका ऐसे रख देते हैं ऐसे, और ये जो फेस वाला एरिया है ये नीचे की तरफ है, ठीक, ऐसे रख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं 1% HCl या फिर फॉर्मिक एसिड अप्लाई करते हैं और फेस डाउन करके कुछ समय के लिए रख देते हैं, ठीक। अगर आपका टिश्यू जो है, ये जो आपका ब्लॉक है ये हार्ड हो जाए और बोनी टिश्यू हो, तब आप ऐसा करते हैं डीकैल्सिफाई करने के लिए। लिखा है ओवर डीकैल्सिफिकेशन, ओवर डीकैल्सिफिकेशन प्राइमरीली इंपेयर द स्टेनिंग ऑफ, वाइल
विच सेलुलर कंपोनेंट, ठीक, क्या लिखा हुआ है कि ओवर डिकैल्सिफिकेशन मुख्य रूप से किस सेलुलर घटक की स्टेनिंग को खराब करता है। अगर ज्यादा डिकैल्सिफिकेशन हो गया है तो आप जब स्टेनिंग करेंगे तो उसमें से जो सेलुलर कंपोनेंट है वो कौन सा ज्यादा खराब हो जाएगा, तो मेरे भाई ये खराब हो जाएगा न्यूक्लियाई, ठीक। क्या वहां पर आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियाई नहीं दिखेगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का प्राइमरी पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जब टिश्यू प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है पूरा, उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं टिश्यू से वाटर को, पानी को, ठीक है, बाहर निकालते हैं और विद अ फर्म सपोर्टिंग मीडियम वैक्स, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्स के अंदर उसको जो है डालते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी पर्पज है टिश्यू के प्रोसेसिंग का, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग। जो रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं टिश्यू में से, पहले तो फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन यहां पर दिया नहीं है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कहां पर डिहाइड्रेशन है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, डिहाइड्रेशन यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में क्लियरिंग की बात आ रही है, तो डिहाइड्रेशन के बाद में होता है क्लियरिंग, और क्लियरिंग के बाद में क्या होता है, इंप्रिग्नेशन होता है। सभी के बारे में आपको बात करके बताते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। मैंने आपको पीछे ही बताया कि हम सबसे पहले इसमें से क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं। अब जब हम वाटर को निकालते हैं तो यहां पर आता क्या है, तो इसकी जगह पर जो ऐड होता है वो ऐड होता है अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है इसमें, अल्कोहल आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अल्कोहल को निकालना है, और अल्कोहल को निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं डी एल्कोहलाइजेशन। क्लियरिंग का एक और नाम है, इसको क्या बोला जाता है, क्लियरिंग को बोला जाता है, एक और नाम बोलते हैं डी एल्कोहलाइजेशन। अब डी एल्कोहलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो टिश्यू के अंदर क्या आ गया है, अल्कोहल आ गया है, उस अल्कोहल को हमें निकालना है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी एल्कोहलाइजेशन, ठीक। यानी रिमूवल ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ अल्कोहल, ठीक। इतनी बात हो गई। इसके अलावा जब क्लियरिंग हो रही होती है तो क्लियरिंग में जो रीजेंट हम लोग यूज करते हैं वो वैक्स के साथ में क्या हो, मिसिबल हो, ठीक है, मिक्स होने वाला हो, तो यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं क्लियरिंग। और उसके बाद में प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इंप्रिग्नेशन। इंप्रिग्नेशन में आप जानते हैं कि यहां पर जो पैराफिन वैक्स है उसके अंदर जो है टिश्यू को डालते हैं ताकि जो उसमें पोर्स हो उसमें क्या हो, वैक्स चली जाए, ठीक, उसमें पैराफिन चला जाए आपका, ठीक। ये प्रोसेस हो गया। देखिए क्वेश्चन है आपका, द रूटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हम डिहाइड्रेशन हो रहा है उसमें रूटीनली जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, कौन सा यूज करते हैं, आपको पता है मेरे भाई, हम लोग यूज करते हैं एथिल अल्कोहल। अब वो एथिल अल्कोहल में ऑप्शन में देखिए एक जगह लिखा असेंडिंग और दूसरा जगह लिखा हुआ है डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एथिल अल्कोहल। अब बताइए, असेंडिंग मैंने क्या बताया था, असेंडिंग का मतलब क्या था, बढ़ते हुए क्रम में, क्या बताया था, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या था, डिसेंडिंग का मतलब क्या था, घटते हुए क्रम में। अब हमें एक बात बताओ, एक बात बताइएगा, जो हम लोग यहाँ पर एथिल अल्कोहल यूज करते हैं उसमें जो है ऐसे रखते हैं 50%, 60%, 70%, 80%, 90% एंड उसके बाद में 100%, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब एक बात बताओ, जब टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे होते हो तो पहले आप 50%, फिर उसके बाद में 60 वाले में, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद में 100 वाले में, तो यहां से 50 से 60 यानी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ क्रम है ना, तो क्या होगा, असेंडिंग ग्रेड ऑफ अल्कोहल, बी ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है, अच्छे हैं कि नहीं, ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा और उम्मीद करता हूं मजा भी आपको आ रही होगी। What happen if delicate tissue is transferred directly from 10% formalin to the absolute alcohol? बताइए क्या होगा। मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपने टिश्यू को फॉर्मेलिन में डाला था और फॉर्मेलिन से उठाया, निकाला, ठीक है, फॉर्मेलिन में डाल के आपने फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में डायरेक्टली उठाकर आपने 100% एथिल अल्कोहल में डाल दिया, यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल दिया। तो इससे होगा क्या टिश्यू में, बताइए इससे क्या होगा। जब मेरे भाई आप ऐसा करोगे 50, 50 से 60, 60 से 60, 70, 70 से 80, 90 ऐसे जाते हो, ऐसे ना जाकर डायरेक्ट फार्मेलिन से निकाला और निकालने के बाद सीधे एब्सोल्यूट अल्कोहल में अगर डाल दोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सीवियर सिंकेज हो जाएगी और डिस्टॉर्शन हो जाएगा टिश्यू में, ठीक है, सीवियर सिंकेज हो जाएगी। डायरेक्ट आप एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाल देंगे तो जो टिश्यू हो जाएगा वो श्रिंक कर जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़िए, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विद द सॉल्वेंट मिसिबल विद द वैक्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, आंसर है, समझिएगा। जो प्रोसेस होता है रिप्लेसिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को निकालने का जो प्रोसेस होता है, इतने की बात करें तो यहां से हम बताते हैं आपको, ये रिप्लेसिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डी एल्कोहलाइजेशन,
यानी एल्कोहल का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रिंग एजेंट का, और इसी को ही बोलते हैं, डी एल्कोलाइजेशन को बोलते हैं किलरिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आर करके लिखिएगा, किलरिंग बोलते हैं, ठीक। विद, अब जो ये किलरिंग एजेंट यहां पर यूज होगा, क्या है क्या है, सुनिए, यहां पर जो किलरिंग एजेंट यूज होगा वो एजेंट कैसा होना चाहिए? मिसिबल होना चाहिए, यानी जो मिक्स हो सके, मिसिबल विद वैक्स। ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छा है थ्योरेटिकल, कि वो कैसा हो, वो मिसिबल हो वैक्स के साथ में, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, कार्ड पूछा जा रहा है कि वैक्स इज कार्ड, तो यही आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं किलरिंग, या फिर क्या बोला जाता है, डी एल्कोहलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज किलरिंग एजेंट। किलरिंग एजेंट मोस्ट वाइडली कौन सा यूज किया जाता है? पैथोलॉ आपके जो है लेबोरेटरी में, तो सभी जानते हैं, यूज करते हैं हम लोग, क्या हम लोग यूज करते हैं, अरे क्लोरोफॉर्म लगा दिया, हम लोग यूज करते हैं जाइलिन। कौन सा यूज करते हैं? जाइलिन यूज करते हैं। जबकि आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म भी, टॉल्विन भी, सिडारवुड ऑयल सभी का प्रयोग करते हैं। जो सिडारवुड ऑयल है ये कम डिस्ट्रॉसर करता है और ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक। तो मोस्ट कॉमनली जो है आपका किलरिंग एजेंट कौन सा है? जाइलिन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है जाइलिन टर्न मिल्की, आहा कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि जो जाइलिन है वो टर्न हो जाती है मिल्की या फिर क्लाउडी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ठीक। व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इसका इंडिकेशन है? अगर हम जो है डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन के बाद टिश्यू को उठाया और हमने किस में डाल दिया? किलरिंग एजेंट में डाल दिया। और जब हम किलरिंग में डाल रहे हैं, किलरिंग एजेंट में डाल रहे हैं, तो कह रहे हैं जाइलिन जो है वो मिल्की आपको दिख रही है या फिर क्लाउडी हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि अभी टिश्यू में से कंप्लीट रूप से पानी नहीं निकल पाया है, यानी अभी अच्छे तरीके से जो टिश्यू है वो डिहाइड्रेट नहीं हो पाया है। तो देयर इज अ इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन, वाटर टिश्यू में अभी भी प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये मेरे भाई जाइलिन मिल्की और क्लाउडी या फिर क्लाउडी आपको दिख रही है। तो यहां से बी ऑप्शन राइट होगा। आई होप, उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस में मजा आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़िएगा, विच किलरिंग एजेंट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द टफ डेंस टिश्यू लाइक द यूट्रस, टेंडन एंड मसल। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रिकमेंड किया जा रहा है टफ कामा डेंस टिश्यू लाइक यूट्रस, टेंडन एंड मसल। कौन सा किलरिंग एजेंट हाईली रिकमेंडेड है टफ डेंस टिश्यू, यूट्रस, टेंडन एंड मसल के लिए? ए ऑप्शन है आपका जाइलिन, बी है बेंजीन, तीसरा है क्लोरोफॉर्म और चौथा है क्लोवाइल। तो डेंस टिश्यू के लिए जैसे आपका यूट्रस है, टेंडन है, मसल्स है, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म को नहीं यूज करते हैं जनरली इनको लेबोरेटरी में, क्योंकि ये आप जानते हैं टॉक्सिक हैं। ये क्या है, आप अगर कोई सूंघ लेगा तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो इनको नहीं यूज करते हैं ऐसे जनरली। आगे देखिए, विच किलरिंग एजेंट इज कंसीडर्ड द मोस्ट जेंटल। ऐसा कौन सा किलरिंग एजेंट है कंसीडर किया जाता है मोस्ट जेंटल, काज द मिनिमल सिंकेज, मोस्ट जेंटल, काज द मिनिमल सिंकरेज एंड आइडियल फॉर द सीएनएस। जो हमारा जैसे सेंट्रल नर्वस टिश्यू है या फिर कोई हमारा डेलिकेट टिश्यू है, उसके लिए हम लोग कौन सा किलरिंग एजेंट यूज करें जो बहुत कम श्रिंकेज कराए टिश्यू में? तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, ये ऐसा करता है किलरिंग एजेंट कौन? बी वाला ऑप्शन राइट है, सिडारवुड ऑयल, ठीक है। सिडारवुड ऑयल ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। कैसा एक्सपेंसिव होता है? महंगा होता है। Why is benzene no longer recommended as the clearing agent? बेंजीन को एज ए किलरिंग एजेंट अब रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो बेंजीन है वो हाईली टॉक्सिक है आपकी और कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज करवा सकती है, हाईली टॉक्सिक है, इसीलिए किलरिंग एजेंट के रूप में बेंजीन का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट, जो स्टैंडर्ड आपका मेल्टिंग पॉइंट है रूटीन हिस्टोलॉजी के लिए, किसका? पैराफिन वैक्स का, इज टिपिकली क्या है? तो मेरे भाई आपको दिखा हुआ लिखा हुआ हर जगह मिलेगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पैराफिन वैक्स का रूटीनली स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मेरे भाई क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। गर्मी का सीजन है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका इन्वायरमेंट गर्म है। सर्दी का मौसम है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, रूम में एसी चल रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इम्प्रेग्नेशन द वैक्स बाथ इन द टिश्यू प्रोसेसर शुड बी केप्ट एट व्हाट टेम्परेचर? देखो, अब इम्प्रेग्नेशन कर रहे हैं, इम्प्रेग्नेशन में आप जान रहे हैं कि वैक्स का बात होगा जिसमें पिघली हुई वैक्स होगी, ठीक, कंप्लीटली पिघली हुई वैक्स होगी। तो हम क्या करेंगे? वैक्स कंप्लीटली पिघली हुई होने का मतलब है 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए। तो कितना ऊपर जाए? अब खौलाना तो है नहीं, 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर होना चाहिए। तो यानी आपका मेरे भाई क्या है? 2 to 4 डिग्री अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। जो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है उससे 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो ड्यूरिंग इम्प्रेग्नेशन, ठीक।
वैक्स बाथ इन द टिश्यू प्रोसेसर शुड बी केप्ट एट व्हाट टेम्परेचर? तो आप यहां से कह सकते हैं 64 डिग्री 68 डिग्री तक होना चाहिए। लिखा है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द मोल्टेन वैक्स। अगर हम लंबे समय के लिए मोल्टेन वैक्स या फिर एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द इम्प्रेग्नेशन काज द टिश्यू टू बिकम, अगर लंबे समय के लिए या फिर बहुत ही ज्यादा मोल्टेन जो है आपका वो हो, पैराफिन वैक्स हो, जिसको कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द मोल्टेन वैक्स, यानी जो पिघली हुई वैक्स है उसमें लंबे समय के लिए एक्सपोजर हो जाए टिश्यू का, या फिर कह रहे हैं एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर, यानी जो आपको 2 से 4 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा आपका जो है इसको बढ़ा दे, हाई टेम्परेचर 5 7 8 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, तो इंप्रेग्नेशन के दौरान इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा टिश्यू पर आपको बताना है। मेरे भाई इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, आपने देखा है जब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है क्या वैक्स आपका, और उसमें जैसे ही टिश्यू को रखते हैं तो टिश्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म है तो टिश्यू आपका कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी चिपक जाएगा उसमें। और जब आप देखते हैं वैक्स जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है टिश्यू, तो आप जैसे कभी कभी आपसे क्या होता है, बिगड़ जाता है वैक्स बनाने में, जब भी आप एल माउंट से बना रहे हो वैक्स को भर रहे हो तो बिगड़ जाता है। जब आप उसको निकालते हैं उसके बाद देखते हैं जैसे ही आप चिमटी से उसको पकड़ते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हीटेड वैक्स है आपका, मोल्टन स्टेट में है, तो आप जैसे उठाते हो तो टूट जाता है टिश्यू, आपका ब्रेक हो जाता है, तो वही कहते हैं ये हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा और श्रंकन कर जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आपकी सोचने की क्षमता, मेंटल एबिलिटी यहां से आपकी इंप्रूव हो रही है, रीजनिंग आपको लग रही है, तार्किक ज्ञान यहां पर आपका लग रहा है। ठीक है, इन अ वैक्यूम टिश्यू प्रोसेसर, हमने आपको बताया कि जो वैक्यूम टिश्यू प्रोसेसर है दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक क्लोज सिस्टम बताया था, एक ओपन सिस्टम बताया था। उसमें एक मैंने जो क्लोज सिस्टम था उसमें वैक्यूम टिश्यू प्रोसेसर की बात हो रही थी। प्राइमरली उसका एडवांटेज क्या होता है वैक्यूम का, तो वैक्यूम का एडवांटेज क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वैक्यूम का एडवांटेज ये होगा जो ट्रैप्ड एयर है, एक तो वैक्यूम है यानी वहां पर एयर नहीं है, तो चारों ऑप्शन में से देखोगे बी ऑप्शन में लिखा है रिमूव ट्रैप्ड एयर, तो इतना ही देखकर आप आंसर मार सकते थे कि इट रिमूव ट्रैप्ड एयर एंड हाईली वोलाटाइल किलरिंग एजेंट स्पीड अप द इम्प्रेग्नेशन। अब जो जानते हो जो किलरिंग एजेंट होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, जो हाईली वोलाटाइल जो है, वोलाटाइल का मतलब क्या है, उड़ने वाले, जैसे जो किलरिंग एजेंट हैं वो वोलाटाइल होते हैं, यानी जैसे ही उनको आप रखोगे वो क्या करते हैं, जैसे आज आपने रखा था 10 ml, कल आपको मिल रहा है 8 ml 7 ml, यानी वो कहां गया, आपका गायब नहीं हो गया, ये वोलाटाइल है यानी वो वाष्प में बदल गया, इसको बोलते हैं वोलाटाइल। तो हाईली वोलाटाइल किलरिंग एजेंट स्पीड अप द इम्प्रेग्नेशन। अगर सबसे ज्यादा वोलाटाइल आपसे पूछा जाए कौन सा किलरिंग एजेंट होता है, तो मोस्ट वोलाटाइल आप बताओगे तो होता है टॉल्वीन। मोस्ट वोलाटाइल कौन सा होता है, ये होता है टॉल्वीन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, आगे बढ़िए। लिखा है द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग द टिश्यू, यानी जब हम लोग वो जो प्रोसेस कर रहे हैं टिश्यू को ओरिएंट करने में इन द माउल्ड, ठीक माउल्ड में डाल रहे हैं, एंड अलाउ द वैक्स टू सॉलिफाई फॉर्म अ ब्लॉक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, अरे हम टिश्यू को उठाया, ये हमने माउल्ड था, ठीक, इसमें वैक्स डाला और इसमें हमने पकड़कर टिश्यू को रख दिया, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बेडिंग, क्या बोला जाता है, इम्बेडिंग बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम लोग स्टेनिंग पर आ चुके हैं, स्टेनिंग की बात करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ रूटीन एच एंड ई पैराफिन सेक्शन। अच्छा, अभी यहीं पर है, माइक्रोटोमी पर हम लोग आने वाले हैं। पूछा है कि स्टैंडर्ड थिकनेस क्या है एच एंड ई पैराफिन सेक्शन के लिए, तो आपको पता है एच एंड ई सेक्शन आपको अगर बना रहे हो, स्टेनिंग जो है आप करोगे, उसके बाद में माइक्रोटोमी करोगे, तो जो सेक्शन है आपका उसका स्टैंडर्ड थिकनेस क्या है, तो ये आपका होना चाहिए 3 to 5 माइक्रोमीटर। ध्यान रखना, ये यूनिट आप ध्यान रखना, यही गड़बड़ कर देगा। कितना होना चाहिए, माइक्रोमीटर होना चाहिए, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोटोम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन पैराफिन सेक्शन। हम रूटीन पैराफिन सेक्शन के लिए कौन सी माइक्रोटोम का जनरली यूज करते हैं, तो हम करते हैं रोटरी माइक्रोटोम। कौन सी करते हैं, रोटरी माइक्रोटोम करते हैं, और मैक्सिमम लोग इसको रोटेटरी माइक्रोटोम बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, रोटेटरी नहीं लिखा है, देखिए 2 टी नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ROTARY, रोटरी माइक्रोटोम होता है, जो कि आपका मेरे भाई मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आपका माइक्रोटोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ऑन अ रोटरी माइक्रोटोम, लिखा है रोटरी माइक्रोटोम पर हाउ डज द कटिंग एक्शन अकर, कैसे कटिंग जो होती है वो कैसे होती है। अब रोटरी माइक्रोटोम में आपने देखा है क्या होता है, ये ऐसे रहता है, ये टिश्यू आपका फंसा हुआ है, यहीं पे ब्लेड लगा रहता है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लेड लगा रहता है। ब्लेड तो आपका क्या होता है, फिक्स रहता है, ब्लेड आपका फिक्स रहता है, और जो आपका ब्लॉक होता है वो आपका क्या होता है, मूवेबल होता है, चलता रहता है, यही तो होता है। क्या होता है,
आप ऐसे ऐसे इसको घुमाते हैं, जब घुमाते हैं तो आपने ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक ऊपर नीचे होता रहता है और यहाँ पर ब्लेड लगा रहता है, उससे जो है सेक्शन बनता है। तो यानी ब्लेड क्या है, ब्लेड आपका स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और आपका जो ब्लॉक क्या है वो मूवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बी ऑप्शन में, देखिए द ब्लॉक मूव अप एंड डाउन अगेंस्ट द स्टेशनरी नाइफ। ठीक, रुकी हुई नाइफ होती है जो ब्लेड होता है, और ब्लॉक आपका अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है विच माइक्रोटोम इज बेस्ट, कौन सी माइक्रोटोम बेस्ट सूटेड फॉर कटिंग वेरी लार्ज हार्ड लाइक द होल ब्रेन और द लार्ज बोन ब्लॉक्स। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मेरे भाई। विच माइक्रोटोम बेस्ट सूटेड, कौन सी माइक्रोटोम बेस्ट सूटेड होती है लार्ज टिश्यू के लिए, हार्ड ब्लॉक के लिए, जैसे आपका ब्रेन हो गया, लार्ज ब्रेन ब्लॉक हो गया, तो इसके लिए हम लोग माइक्रोटोम यूज करते हैं बेस स्लेज माइक्रोटोम। कौन सी यूज करते हैं, बेस स्लेज माइक्रोटोम यूज करते हैं। देखिए द एंगल बिटवीन द लोअर फेसेट ऑफ द नाइफ एंड द ब्लॉक फेस इज नोट पार। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एंगल आपसे पूछ रहे हैं किसके बीच में, बिटवीन द लोअर फेसेट ऑफ नाइफ, जो नाइफ का लोअर फेस है, ठीक है, जो नाइफ का लोअर फेस है, एंड द ब्लॉक फेस इज नोन एज, इसको जानते हैं द बेवल एंगल से जानते हैं, क्लियरेंस एंगल से जानते हैं, रेक एंगल से जानते हैं, या फिर वेज एंगल इसको बोलते हैं। तो यहां से मेरे भाई ये आप कह सकते हो कि जैसे ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है, और ये आपका क्या है, नाइफ है। ठीक है, ये आपका नाइफ है, तो ब्लॉक और नाइफ के बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ क्लियरेंस। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ क्लियरेंस। यहीं पर लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द लोअर फेसेट ऑफ नाइफ, यानी ये लोअर फेसेट है नाइफ का, एंड द ब्लॉक फेस, और ये अपर सरफेस क्या है ब्लॉक का, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। 5 डिग्री तक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेस्ट व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द ऑप्टिमल क्लियरेंस एंगल फॉर द रूटीन माइक्रोटोमी। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है इसको लिखना, ठीक है, इसको हटाइए। क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए, लिखा है व्हाट इज द, क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज द ऑप्टिमल क्लियरेंस एंगल। अभी मैंने पीछे ही बताते हुए क्वेश्चन को हमने ये बात बोल दी, ऑप्टिमल क्लियरेंस एंगल फॉर द रूटीन माइक्रोटोमी ये कितना है, 2 to 5 डिग्री। कितना होता है, 2 to 5 डिग्री रखते हैं, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल, अगर ये क्लियरेंस जो है एंगल बहुत स्मॉल हो जाए, कम हो जाए, तो क्या फॉल्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसा कर देते हो, मैंने आपको बताया पीछे ही कि ये नाइफ और ब्लॉक के बीच में ये क्लियरेंस एंगल को आप अगर कम कर दोगे, तो आप देखो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो फेस विल बी, ब्लॉक का जो फेस है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और नाइफ के बीच में रब अगेंस्ट द नाइफ बैक, ठीक है, रबिंग शुरू हो जाएगी, और जो फेस है ब्लॉक का वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, अगर जो है किसको, क्लियरेंस एंगल को स्मॉल कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो। द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग नाइफ इज, हमने क्वेश्चन जब हिस्टोपैथोलॉजी आपको कराई थी तब उसमें जो है कितना बढ़िया आपको दिखाया था, डायग्राम लगा के ये चीज बताई थी कि कैसे पुराने जमाने में जो आपके यहाँ कारपेंटर आता था तो उसकी जो उसके पास में औजार होते थे उनको नुकीला करने का प्रोसेस क्या था। जैसे पुराने जमाने में नाई जो है ब्लेड में धार लगाने के लिए ऐसे एक पट्टा रहता था, उस पर क्या करता था, ऐसे ऐसे रबिंग करता था, ठीक, तो वही चीज इसमें भी है। यहाँ पर जो ब्लेड है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है ऑफ ग्राइंडिंग, किसका करने का, ग्राइंडिंग करने का, नाइफ एज का ऑन द स्टोन टू रिमूव निक्स, क्या है, निक्स को रिमूव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, उस प्रोसेस को बोला जाता था होनिंग। क्या बोलते थे, होनिंग बोलते थे। बी ऑप्शन इसका राइट है। आप अगर आपसे पूछे हम कि निक्स क्या होता है, निक्स मेरे भाई उसको बोलते हैं, जैसे ये ब्लेड है, अब ब्लेड में कहीं पर भी ये दरार आ गई है, ठीक है, ब्लेड में कहीं पर भी ये दरार आ गई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निक्स। तो इन निक्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, हॉर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी एक हॉर्निंग का है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग द नाइफ, ठीक है, नाइफ एज ऑन द लेदर स्ट्रोप टू रिमूव बर, ठीक है। अब इसको जो है रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, इसको कह रहे हैं बर को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए करते हैं हम लोग, ए ऑप्शन राइट होगा, स्ट्रॉपिंग। अब आप ये कहोगे ये बर क्या होता है, ये बर्स क्या होता है, देखो जैसे ये क्या है, ये आपका मान लीजिए ये आपका कोई भी, ठीक, चाकू था, ठीक है, ये चाकू था, इस चाकू पर आपको धार करनी है, ठीक, तो जब आप धार लगा रहे होते हैं तो जैसे ये वाली साइड है,
इस वाली साइड से आप रबिंग करते जा रहे हैं, इस वाली साइड से आप रबिंग करते जा रहे हैं, तो जो पीछे वाली साइड से हो गई, रबिंग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब ये वाली साइड बहुत पतली हो जाती है तो ऐसे दूसरी साइड क्या होती है, मुड़ जाती है। तो यानी क्या है, ये दूसरी साइड क्या हो गई, मुड़ गई है। अब जब ये दूसरी साइड मुड़ गई है तो उसको सीधा करना है, हमको सही करना है, तो उसी को बोलते हैं बर। उसी को सीधा करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग, और जो ये मुड़ गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्स। ठीक है, आगे बढ़ू। आ रहा है टू हेल्प द पैराफिन रिबन, जो आपका माइक्रोटोमी करते हैं उसके बाद में आपकी सेक्शन कट के रिबन बन के आती है, उसको बोलते हैं पैराफिन रिबन। क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है एंड फ्लैटन। ठीक है, द फ्लोटेशन यानी जो फ्लोट करता है वाटर बाथ पर, तो वाटर बाथ का टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर बाथ का टेम्परेचर होना चाहिए। लिखा है यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ठीक है, फिर लिखा है 10 डिग्री अबव द वैक्स मेल्टिंग पॉइंट। एक बात भाई बताइए, अभी आपको जो है, जो आपके पास में रिबन निकल कर आया है, उस रिबन में आप देखते हो, ऐसे मान लीजिए रिबन आया एक्चुअल में ऐसे, ठीक ऐसे रहता है, ऐसे रिबन निकल के आया है और उस पर यहां पर ऐसे टिश्यू है, ठीक ऐसे ऐसे करके टिश्यू है। अगर जो है हम मेल्टिंग पॉइंट के बराबर इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रिबन है वैक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। बेसिक सी बात है, पिघल जाएगा कि नहीं, बचेगा क्या क्या, टिश्यू टिश्यू। कैसे उठाओगे, नहीं उठा पाओगे। तो क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। लगभग आपको 10 डिग्री का सेंटीग्रेड बिलो यानी नीचे रखना है मेल्टिंग पॉइंट के। अब मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर यहां पर कह रहे थे, ऊपर कर दोगे तो मेरे भाई क्या होगा, तुरंत जो है वैक्स वैक्स सारा गल जाएगा, टिश्यू भी मेरे भाई अंदर चला जाएगा। क्या उसको जो है, आप उसको जो है स्लाइड पर लेकर कैसे आ पाओगे। तो यहां से आपका मेरे भाई बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका 10 डिग्री बिलो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए वाटर बाथ का टेम्परेचर। ठीक है, लिखा है इन एच एंड ई स्टेन। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा, जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो प्राइमरीली स्टेन की जाती है हिमोटॉक्सिलिन, एच एंड ई स्टेन उसको बोलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हिमोटॉक्सिलिन है वो कौन से स्ट्रक्चर को स्टेन करती है। तो मेरे भाई हिमोटॉक्सिलिन जो है वो एसिडिक स्ट्रक्चर को क्या करती है, स्टेन करती है। जैसे आपका न्यूक्लिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसको स्टेन करती है कौन सी, हिमोटॉक्सिलिन। एसिडिक स्ट्रक्चर को क्या करती है, स्टेन करती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखा है इओसिन इज अ एसिडिक डाई। हाँ, एक चीज और देख लो, अगर ये यहां पर कह रहे हैं हिमोटॉक्सिलिन, तो ये डाई कैसी होती है, ये बेसिक डाई होती है। ठीक, अगर ये बेसिक डाई है तो इसीलिए बेसिक डाई है, इसीलिए ये एसिडिक जो है कंपोनेंट को क्या करेगी, एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। लिखा है इओसिन एज एन एसिडिक डाई। देखो क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिला बना कि इओसिन जो होती है वो एसिडिक डाई होती है, और ये क्या करती है, ये मेरे भाई स्टेन करती है किसको, स्टेन करती है बेसिक स्ट्रक्चर को। ये भी बात आपको पता चल गई कि इओसिन एसिडिक डाई होती है, वो स्टेन करती है कैसा, बेसिक जो है टिश्यू कंपोनेंट को, जैसे आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो किस कलर का आएगा। तो मेरे भाई साइटोप्लाज्म आपका आता है पिंक या फिर रेड कलर का। कैसा आता है, पिंक या फिर रेड कलर का आता है। क्वेश्चन है हीमोटॉक्सिलिन एलोन, जो हीमोटॉक्सिलिन है ये अकेला इज नॉट अ डाई, अकेला ये जो है कुछ नहीं कर सकता, ये अकेला डाई नहीं है। ठीक बात लिखी हुई है, इट मस्ट बी ऑक्सीडाइज। इसको क्या करना पड़ता है, इसको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ता है, यानी राइपेंड यानी पकाना पड़ता है, टू बिकम एक्टिव डाई। हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। जो हीमाटॉक्सिलिन होता है नेचुरली वो एज ए डाई नहीं काम करता है, उसको हम लोग राइप कराते हैं, पकाते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, या फिर नेचुरली कराते हैं या फिर केमिकली कराते हैं, तो तब एक्टिव डाई बनती है। वो क्या होती है, वो होता है आपका लिखा हुआ हीमोग्लोबिन, ये नहीं होगा, हीमोसाइड्रिन ये नहीं होगा, एक लिखा हुआ है हीमैटिन और एक लिखा हुआ है ये हीमैटिन। अब इन दोनों में से कौन सा होगा बताइएगा। तो मेरे बच्चे कर दिया ना आपने गलती, बताओ कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, आपने किया ए ना, किया ए, और आपने ए किया, तो मेरे भाई हो गया आपका ये गलत। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे गए हैं, और ऐसे ऐसे एग्जामिनर जब ऑप्शन रखता है तो आप धोखा खा जाते हैं। अब देखो जो हिमैटिन होता है, हिमैटिन क्या होता है, हिमैटिन मेरे भाई होता है हीम का जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, हीम का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको मिलता है हिमैटिन। जो हिमैटिन है ये वाला TEIN और यहाँ पर TIN है, ठीक है, ये जो हिमैटिन है ये किसका है, ये आपका हीमोटॉक्सिलिन का। ठीक, हीमोटॉक्सिलिन का जो है आपका ऑक्सीडेशन होगा तब आपको ये मिलेगा। ठीक, हिमैटिन, हिमैटिन। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो भैया मजा आया, आगे बढ़ूं, चलिए। क्वेश्चन है अगला, द सब्सटेंस यूजली मेटल सॉल्ट यूज टू लिंक द हिमैटिन डाई स्ट्रांगली टू द टिश्यू इज कॉल्ड। देखो जो हीमोटॉक्सिलिन डाई अपना जो है यूज करते हैं स्टेनिंग में, तो यहां पर ये कह रहे हैं द सब्सटेंस, ठीक है,
यूज किया जाता है लिंक करने के लिए हिमेटिन डाई में स्ट्रांगली टू द टिश्यू, क्या उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे से टिश्यू के साथ में जो है चिपक जाए, तो उसको बोलते हैं मॉडरेंट। क्या बोलते हैं? मॉडरेंट ऐड किया जाता है। कौन सा? मेटल साल्ट के यहाँ पर जो है मेटल साल्ट जो होता है वो मॉडरेंट यूज करते हैं हिमोटिन डाई में, ठीक है, जो हमारी हिमेटिन डाई होती है उसमें यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मॉडरेंट। अब यहां पर पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मॉडरेंट कौन सा है। मॉडरेंट मोस्ट कॉमन जो है आपका हीमोटॉक्सिलिन में यूज होता है, कौन होता है? तो वो होता है आपका एल्युमिनियम साल्ट, जो एलम जिसको कहते हैं, जैसे पोटास एलम हो गया, ये आपके यूज होते हैं किसमें? आपके हिस्टो में। आपकी जो हिमेटॉक्सिलिन स्टेनिंग होती है, जो हिमेटॉक्सिलिन होता है उसमें इनको यूज किया जाता है, कॉमन मॉडरेंट होते हैं। ठीक है, लिखा है स्टेनिंग मेथड दैट इंटेंसली ओवर स्टेन। जो स्टेनिंग का मेथड होता है उसमें हम लोग इंटेंसली जानबूझकर ओवर स्टेन करते हैं टिश्यू को, एंड देन सेलेक्टिवली रिमूव। ठीक, फिर हम उसके बाद में क्या करते हैं? सेलेक्टिवली रिमूव करते हैं एक्सेस डाई को। इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं? जानबूझकर इंटेंसली यानी जानबूझकर ओवर स्टेन करते हैं पहले टिश्यू को। अब जब टिश्यू ओवर स्टेन हो गया है, देन हम सेलेक्टिवली रिमूव करते हैं एक्सेस डाई को। इस जो स्टेनिंग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिग्रेसिव स्टेनिंग। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिग्रेसिव स्टेनिंग। ठीक है, आगे बात आती है इन रिग्रेसिव एच एंड ई स्टेनिंग व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफरेंशिएटर। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिफरेंशिएटर यूज टू रिमूव एक्सेस हिमोटॉक्सिलिन। जो हमारी एक्सेस हिमोटॉक्सिलिन यूज हो गई है, तो हम डिफरेंशिएटर के लिए कौन सा यहां पर मेरे भाई मोस्ट कॉमन डिफरेंशिएटर यूज करते हैं? 1% एसिड अल्कोहल, स्कॉट टैप वाटर, अमोनियम वाटर, या फिर 10% फॉर्मेलिन। तो अब मेरे भाई आप यहां से बताइएगा कि कौन सा कॉमन डिफरेंशिएटर यूज करते हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका, 1% एसिड अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है डिफरेंशिएटर के लिए। आप जानते हैं जब आप जो है एक्सेस हिमोटॉक्सिलिन डालते हैं, देन उसके बाद में एसिड अल्कोहल से क्या करते हैं? 1% एसिड अल्कोहल से वॉश करते हैं। आगे क्वेश्चन आपका आया है विच हिमोटॉक्सिलिन इज हिस्टोरिकली मोस्ट फेमस। कौन सी हिमोटॉक्सिलिन जो है आपकी हिस्टोरिकली मोस्ट फेमस है फॉर रिग्रेसिव स्टेनिंग। जो हमारी रिग्रेसिव स्टेनिंग होती है तो उसमें कौन सी हिमोटॉक्सिलिन हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट फेमस है? तो वो होती है हैरिस हिमोटॉक्सिलिन। कौन सी होती है? हैरिस हिमोटॉक्सिलिन होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनिशियल रेडिश पर्पल कलर ऑफ एलम हिमोटॉक्सिलिन टू क्रिप्स ब्लू पर्पल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? ठीक, इसको क्या बोला जाता है? देखो प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कौन सा होता है? ब्लूइंग प्रोसेस होता है। और इस ब्लूइंग प्रोसेस में जो रेडिश पर्पल कलर होता है किसका? एलम का, जो हिमोटॉक्सिलिन में होता है, इसको हम लोग क्रिप्स ब्लू या फिर पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कराते हैं। और इस प्रोसेस को, कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लूइंग बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्लूइंग बोला जाता है। अगर आपने क्लास की है हिस्टो की डिटेल में, तो हमने आपको इसमें कराया है ब्लूइंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी की जो मैंने क्लास कराई है 160, आप डालोगे हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको ये क्लास मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर मैंने ब्लूइंग के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ब्लूइंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। कौन सा इनमें से नॉट यूज्ड एज ब्लूइंग एजेंट। अब ब्लूइंग जो एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको बताते हैं। स्कॉट टैप वाटर, डाइल्यूट अमोनिया वाटर, लिथियम कार्बोनेट, 1% एसिड अल्कोहल। तो यहां पर ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये आपके ब्लूइंग एजेंट हैं। ठीक है, ये आपके ब्लूइंग एजेंट हैं। जो आपका 1% एसिड अल्कोहल है ये आपका ब्लूइंग एजेंट नहीं है, आप जानते हैं। ठीक, तो यहां से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप जो है इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। नॉट आपसे पूछा गया था तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है बिफोर स्टेनिंग, जब हम लोग स्टेन करने से पहले, बिफोर स्टेनिंग, लिखा है द पैराफिन वैक्स मस्ट बी रिमूव्ड। हाँ मेरे भाई, अगर हम स्टेन कर रहे होंगे तो स्टेनिंग से पहले हमको क्या करना पड़ता है? जो पैराफिन वैक्स है उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। किससे? स्लाइड से। लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? H&E प्रोटोकॉल में अगर हमें H&E स्टेनिंग करनी है तो हमको सबसे पहले जो है पैराफिन वैक्स को रिमूव करना पड़ता है। तो हम कैसे रिमूव करते हैं? ध्यान कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग डी पैराफिनाइजेशन जो है वो करते हैं किससे? जाइलिन से। किससे करते हैं? जाइलिन से करते हैं। आप जानते हैं जाइलिन में हम आपको उसको डिप करते हैं ताकि उसमें से जो एक्सेस आपका जो है बिफोर द पैराफिन वैक्स, जो उसमें से वैक्स है आपका, वो सारा का सारा निकल जाए, केवल केवल आपका टिश्यू बचे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई मस्ट सेक्शन बी रीहाइड्रेटेड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है।
सेक्शन को हम क्या करते हैं, वाई सेक्शन मस्ट बी रीहाइड्रेटेड। हम सेक्शन को रीहाइड्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, हमसे अगर पूछा जाए तो हम आपको बताएंगे कि डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल, ठीक है, कैसे डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल में हम उसको डालते हैं तो उसको रीहाइड्रेट करते हैं। वाटर टू वाटर बिफोर अप्लाइंग द हीमोटॉक्सिलिन। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम लोग डिहाइड्रेट कर रहे थे टिश्यू को, क्या कर रहे थे, डिहाइड्रेट कर रहे थे टिश्यू को स्टार्टिंग में, ठीक। और जब हम डिहाइड्रेट कर चुके हैं टिश्यू को, अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है स्टेनिंग। और जब हम अब स्टेन कर रहे होंगे तो स्टेन आप जानते हैं, स्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीहाइड्रेट करना पड़ेगा। जो हमने डिहाइड्रेट किया है टिश्यू को क्या करना पड़ेगा, रीहाइड्रेट करना पड़ेगा, ठीक। रीहाइड्रेट करने के लिए क्या करते हैं, अब देखो डिहाइड्रेट करने के लिए क्या किया था, डिहाइड्रेट के लिए हमने किया था एसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल का यूज, एसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल का हमने यूज किया था, बढ़ते हुए क्रम में रखा था 50%, 60, 70, 80, 90 और 100। लेकिन यहां पर क्या करेंगे लाला बताइए, यहां पर जो हम रिहाइड्रेट करेंगे तो हम बच्चा करते हैं कि एसेंडिंग, तो यहां पर करते हैं डिसेंडिंग। बोलो भाई, डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल, डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ग्रेड का मतलब क्या है, पहले एब्सोल्यूट एल्कोहल में, फिर उसके बाद में 70%, फिर उसके बाद 80%, 60%, ऐसे करते हुए हम लोग डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल का यूज करते हैं। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, यहां से लिखा हुआ है रूटीन एलम हिमोटॉक्सिलिन आर द एक्वस। अब ये सब वाटर बेस्ड डाई है, ठीक है, ये क्या है, वाटर बेस्ड डाई है। अब टिश्यू में जब पानी ही नहीं रहेगा तो ये स्टेनिंग कैसे करा पाओगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू को रीहाइड्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जो आपके क्वेश्चन थ्योरी में रह जाते होंगे आज मेरे भाई वो क्वेश्चन आपके यहां से निकल रहे होंगे, थ्योरी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरीके से एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं। अब यहां से मैं छाती ठोक के कहता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये आपके लिए डिटेल थ्योरी से क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नहीं है, लेकिन इनमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर एग्जाम में आ चुके होंगे, ऐसा वादा है। लेकिन जो ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, ये ऑप्शन की जो फ्रेमिंग है वो हमारे द्वारा की गई है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिखा है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ द ब्लूइंग स्टेप इज स्किप इन द एच एंड ई स्टेनिंग। जो हमारा ब्लूइंग वाला स्टेप है, हम उस स्टेप को स्किप कर दें एच एंड स्टेनिंग में, तो क्या होगा मेरे भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है वो रिमेन पेल रेडिश पर्पल, पुअर कंट्रास्ट होगा उसमें, ठीक है। कैसा दिखेगा, रेडिश पेल पर्पल कलर का दिखेगा और पुअर कंट्रास्ट होगा। आप देखो जो भी आप फोटो खींचते हो उसमें कैसे कहते हैं, ब्लरी है, हल्की हल्का, उसका कंट्रास्ट नहीं अच्छा है। कंट्रास्ट अच्छा का मतलब जानते हो, जो लाइनिंग है, जो शेप है, जो एक एक चीज है जिसको हाईलाइट बोलते हैं, तो उसका पुअर कंट्रास्ट रहेगा तो ब्लरी ब्लरी आपको दिखेगा। तो कंट्रास्ट आपका अच्छा नहीं दिखेगा और न्यूक्लियाई का जो कलर है वो पेल रेडिश पर्पल कलर का ही दिखेगा, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द स्टेनिंग प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग द रेजिनस माउंटिंग मीडियम। जो हम लोग माउंट करते हैं टिश्यू को, उससे पहले पूछ रहे हैं फाइनल स्टेप इन द स्टेनिंग प्रोसेस बिफोर अप्लाइंग द माउंटिंग मीडियम, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेरे भाई लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन एब्सोल्यूट अल्कोहल से करते हैं, एंड द क्लियरिंग जाइलिन से लिखा है, वॉशिंग इन वाटर लिखा है, ब्लूइंग लिखा है, मॉडरेटिंग लिखा है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया जो लास्ट स्टेप है, जब आप माउंट कर रहे होंगे, माउंटिंग कर दे रहे हैं, उस पर कवर स्लिप लगा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर से उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल से वाश करते हैं और क्लीनिंग करते हैं जाइलिन से। ये आपको पता है कि नहीं, सब चीजें बताई है, सब चीजें आपको कराई है पूरी हिस्टोपैथोलॉजी में। अगर ये हिस्टोपैथोलॉजी की आपकी थ्योरी की क्लास, ये वाली क्लास आप कर लेते हो, मेरा आपसे वादा है कि हिस्टो का चाहे जैसा कोई क्वेश्चन बने आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिखा है पर आयोडिक एसिड सिफ। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका आएगा आएगा आएगा, गारंटी के साथ में आएगा। लिखा है पर आयोडिक एसिड सिफ, पास जो स्टेन होती है वो प्राइमरीली यूज की जाती है किसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, सभी लोग जानते होंगे किसके लिए करते हैं, पास का प्रयोग हम लोग ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। पास का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा,
पर आयोडिक एसिड शिफ्ट होता है, ठीक है। लिखा है इन द पास स्टेन, पास स्टेन में व्हाट कलर डू पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, यानी जो पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जिससे पास स्टेनिंग, जो कंपोनेंट पास का जो है स्टेन ले रहा होगा, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, उसका हमसे कलर पूछा जा रहा है कैसा दिखेगा, तो वो मेरे भाई कलर दिखता है मेजेंटा या फिर ब्राइट रेड कलर का। कैसा दिखता है? मेजेंटा या फिर ब्राइट रेड कलर का। आगे बात आती है मेसेंस टाइक्रोम। मेसेंस टाइक्रोम जो स्टेन है, एक स्पेशल स्टेन है, इसका लिखा हुआ है कि प्राइमरीली यूज टू डिफरेंशिएट, प्राइमरीली किसके लिए? डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके किसके बीच में डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो कौन सी स्पेशल स्टेन करते हैं, ठीक। तो मेसेंस टाइक्रोम किसके लिए करते हैं? हम लोग करते हैं कोलेजन एंड स्मूथ मसल के लिए। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेसेंस टाइक्रोम किसके लिए करते हैं, तो आप बता देंगे कोलेजन के लिए करते हैं, स्मूथ मसल के लिए करते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसके किसके बीच में, कोलेजन एंड स्मूथ मसल के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो हम मेसेंस टाइक्रोम स्टेन का प्रयोग करेंगे। लिखा है इन मेसेंस टाइक्रोम। अब मेसेंस टाइक्रोम जो स्टेन होती है, इसमें हम लोग यूज करते हैं एलिनिन डाई। क्या यूज करते हैं? एलिनिन डाई यूज करते हैं। लिखा है व्हाट कलर डज द कोलेजन स्टेन, ठीक। किस कलर का जो है कोलेजन आपको स्टेन लेता है? तो मेरे भाई जो कोलेजन होता है वो आपका दिखता है ब्लू कलर का। कैसा आपको दिखता है? कोलेजन आपका जो है ब्लू कलर का दिखेगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए कोलेजन तो आपका ब्लू कलर का दिखता है मेसेंस टाइक्रोम में, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्मूथ मसल है वो आपको कैसा दिखेगा। तो मेरे भाई जो स्मूथ है मसल वो आपकी कैसी होती है? स्मूथ मसल जो होती है वो रेड कलर की होती है। अब आपको रेड कलर की दिखेंगे, ऐसा याद करने के लिए आप इस चीज को याद रख सकते हो कि जो मेसेंस टाइक्रोम है उसमें जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो कैसा कलर देती है, किस कलर की आपको दिखती है? वो मेरे भाई आपको दिखती है रेड कलर की। व्हाट कलर डज द रेटिकुलिन फाइबर अपीयर इन गाउडाउन स्वीट सिल्वर इंप्रिग्नेशन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेटिकुलिन फाइबर होते हैं वो जो गार्डाउन स्वीट सिल्वर इंप्रिग्नेशन है उसमें किस कलर के आपको दिखते हैं? ये आपको मेरे भाई दिखते हैं, सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा, ब्लैक कलर को आपके दिखने को मिलते हैं, ठीक है। लिखा है पल्स पर्सियन ब्लू। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये छोड़ता हो कि पल्स पर्सियन ब्लू स्टेन जो है वो किसके डिमॉन्स्ट्रेट के लिए की जाती है, तो ये मेरे भाई की जाती है हीमोसाइड्रिन के लिए, जिसको हम लोग या फिर कह दें फेरिक आयन को देखने के लिए, ठीक है। ये भी लिखा हुआ अगर आ जाए तब भी आप इसको मानेंगे, ठीक है। लिखा है इन द पल्स स्टेन, हाँ मेरे भाई, इन पल्स स्टेन व्हाट रिएजेंट रिएक्ट विद द टिश्यू, कौन सा रिएजेंट रिएक्ट करता है टिश्यू के साथ में फेरिक आयरन टू फॉर्म द पर्सियन ब्लू, टू फॉर्म द पर्सियन ब्लू, कौन सा रिएक्ट करता है आपको बताना है। देखो मैंने आपको पीछे बताया कि जो आपकी पल्स पर्सियन ब्लू स्टेन है वो किसके लिए करते हैं? हीमोसाइट्रिन को देखने के लिए करते हैं। अब देखिए अब यहां पर प्रोसेस की बात आ गई। जैसे कोई टिश्यू है, ठीक है, मान लीजिए टिश्यू में कंपोनेंट है आपका, ठीक, तो उस टिश्यू में जो कंपोनेंट है उसमें आपका अगर फेरिक आयन है, क्या है? फेरिक आयन है, तो ये फेरिक आयन जो है आपका किसके साथ में रिएक्ट करके आपका पर्सियन ब्लू बनाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं किसके साथ में रिएक्ट करता है। देखो जो आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। जो पल्स स्टेन है आपकी, इसमें हम लोग जो हमारा रिजेंट होता है यानी पोटेशियम फेरिसाइनाइड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो टिश्यू के फेरिक आयन के साथ में रिएक्ट करता है और पर्सियन ब्लू बनाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका मेरे भाई विच व्हाट रीजेंट रिएक्ट, तो कौन सा रीजेंट रिएक्ट करता है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है। अब देखो क्वेश्चन है आपका स्पेशल स्टेन में वान कोसा स्टेन, क्या है? वान कोसा स्टेन। अगर आपसे पूछा जाए कि वान कोसा स्टेन किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं, तो ऐसे आप लिखोगे वान और कोसा। क्या लिखा? वान कोसा। कोसा से आप ये ध्यान रखना, कोसा से कोसा कैल्शियम, कोसा कैल्शियम, कोसा कैल्शियम। तो वान कोसा स्टेन किसके लिए करते हैं? कैल्शियम के लिए करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, लिखा है टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यूट्रल लिपिड, ठीक है। जो हमारा न्यूट्रल लिपिड होता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑयल रेड ओ या फिर सुडान ब्लैक, बी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन में देखिएगा ही दो क्वेश्चन हैं आपके। अगर आपसे न्यूट्रल फैट के डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कौन सी स्टेनिंग की जाती है, तो आप बताएंगे ऑयल रेड कर सकते हैं। क्या बताओगे? ऑयल रेड कर सकते हैं या फिर सुडान ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट बी क्या होना चाहिए? टिश्यू मेरे भाई मस्ट भी लिखे हैं कि टिश्यू मस्ट भी कैसा होना चाहिए। हमें अगर न्यूट्रल लिपिड यानी जो है आपका फैट का डिमॉन्स्ट्रेट करना है, चाहे वो हम ऑयल रेड ओ से करें या फिर सुडान ब्लैक बी स्टेनिंग से करें, तो वो जो टिश्यू है वो कह रहे हैं कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, बॉइंस एंड पैराफिन एम्बेडेड। लिखा है कट एट फ्रोजन सेक्शन, एम्बेडेड इन सेलोडेन या फिर डी कैल्सिफाइड फर्स्ट।
अब मेरे भाई इनमें से आपको बताना है वो कैसा होना चाहिए टिश्यू। तो यहां पर आपको मेरे भाई बताऊं कि कट एज फ्रोजन सेक्शन। स्टार्टिंग में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो आपका नेचुरल आपका फैट लिपिड जो होता है, अगर आप जो है फॉर्मलिन वाले तरफ जाते हैं, अगर इसको फिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें डिमॉन्स्ट्रेट ही लिपिड करना है तो हमको किधर जाना पड़ेगा कि कट एड फ्रोजन सेक्शन, यानी क्रायो स्टेट पर जो है हम लोग, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, टिश्यू को कट करेंगे और उसको जो है क्रायो सेक्शन जो आपका बनता है, फ्रोजन सेक्शन बनता है जिसमें ड्राई आइस का यूज करते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है एम्बेडेड इन सेलोइडेन। सेलोइडेन का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, लार्ज टिश्यू के लिए। ठीक है, लार्ज टिश्यू है तो हम एम्बेडिंग मीडियम कौन यूज करेंगे, एम्बेडिंग मीडियम सेलोइडिन यूज करेंगे। एमपी ग्रुप 5 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आओ मैं आगे आपको इसी पर क्वेश्चन दिया था इसी बेस पर कि वाई कांट रूटीन पैराफिन, ठीक, वाई कांट रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू यानी जिसको हम पैराफिन के साथ में जो है एम्बेडेड करवाते हैं, टिश्यू मस्ट बी यूज फॉर स्टैंडर्ड फैट स्टेन। लिखा हुआ है वाई कांट रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू बी यूज फॉर स्टैंडर्ड फैट स्टेन। ठीक है, स्टैंडर्ड फैट स्टेन के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड फैट स्टेन करनी है तो रूटीन पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो न्यूट्रल फैट है वो डिजॉल्व हो जाती है एंड स्कर्टेड बाय अल्कोहल एंड द जाइलिन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। अब हम लोग जब डी एल्कोहलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और एक क्या है डिहाइड्रेशन करते हैं, तो वहां से आपकी जो नेचुरल फैट है वो डिजॉल्व हो जाएगी और हमको स्टेन ही किसके लिए करनी है, लिपिड के लिए करनी है। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, स्टेन को देखना जिसको है हमें वही चला गया, तो हम क्या करेंगे देखकर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। लिखा है कांगो रेड। कांगो रेड, कांगो रेड किसके लिए करते हैं, कांगो रेड मेरे भाई की जाती है एमोइलॉइड के लिए। किसके लिए करते हैं, एमोइलॉइड के लिए करते हैं। द गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एमोइलॉइड। एकदम एज इट इज याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कांगो रेड जो स्टेन है वो किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं, वो की जाती है आपके एमोइलॉइड के लिए। क्वेश्चन है व्हेन व्यूड अंडर द पोलराइज लाइट कांगो रेड स्टेन एमोइलॉइड कैरेक्टरिस्टिकली एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट करती है, अगर हम उसको पोलराइज लाइट में देखते हैं, अगर कांगो रेड से स्टेन हुआ है एमोइलॉइड तो ये दिखता है एप्पल ग्रीन बाई फ्रेग्रेंस। ठीक है, एज इट इज आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे ये आपका एम्स में पूछा गया है और चाहे ये आपका पीजीआई में पूछा गया हो, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कांगो रेड से स्टेन हो रहा है आपका एमोइलॉइड और हम उसको पोलराइज लाइट में देखते हैं, ठीक है, पोलराइज लाइट में देखते हैं, तो एप्पल ग्रीन बाइफिग्नेंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन है जेडन स्टेन किसके लिए करते हैं, तो ये आपका बहुत, ये देखो स्पेशल स्टेन में इसकी बात आ जाती है, इसीलिए यहां पर दिया गया है। तो जेडन स्टेन आप जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये आपका एसिड फास्ट बैसिलाई है। इन द जेडन स्टेन एसिड फास्ट बैसिलाई ऑर्गेनिज्म अपीयर व्हाट कलर। क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है कैसे आपके जेडन स्टेन में ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, तो ये आपको मेरे भाई दिखते हैं रेड या फिर मेजेंटा कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, रेड या फिर मेजेंटा कलर के दिखते हैं जो एसिड फास्ट बैसिलाई हैं। आगे अब लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन, किससे स्टेन से, जीएमएस। कौन सी स्टेन है, स्पेशल स्टेन है जीएमएस ग्रोकॉट्स मेथिनामाइन सिल्वर। ठीक है, ये जो स्टेन है वो किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ये जो जीएमएस स्टेन है ये मेरे भाई यूज की जाती है किसके लिए, फंजाई के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, फंजाई के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपकी जीएमएस स्टेन का यूज करते हैं। फुल फॉर्म यहां पर देख लेना, ग्रोकॉट्स मेथिनामाइन सिल्वर। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं फंजाई के लिए। देखो आगे है वॉर्थिन स्ट्रे आर द मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन। मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन जो है वो होती है वॉर्थिन स्ट्रे, आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिटेक्ट विच ऑर्गेनिज्म इन द गैस्ट्रिक बायोप्सी। अगर जो है गैस्ट्रिक बायोप्सी है, ठीक है, गैस्ट्रिक बायोप्सी में हम लोग मॉडिफाइड जिम्सा स्टेन यूज कर रहे हैं, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए, किस ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, तो मेरे भाई ये हम लोग करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। किसको डिटेक्ट करने के लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को देखने के लिए जो है, क्योंकि गैस्ट्रिक बायोप्सी कर रहे हैं। चार ऑप्शन देखो, आयरन लिखा है, ग्लाइकोजन लिखा है, फैट लिखा है, इनके सब के बारे में हमें पता है कि आयरन के लिए, ग्लाइकोजन के लिए, फैट के लिए हम कौन कौन सी स्पेशल स्टेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, मेथिल ग्रीन पायरोनिन स्टेन डिफरेंशिएट बिटवीन। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप यहां तक अभी तक इस क्लास में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे भाई नौकरी के लिए डेडिकेटेड हैं, आप एग्जाम के लिए जो है डेडिकेटेड हैं, आप नॉलेज के लिए डेडिकेटेड हैं। तो देखो समस्या ये नहीं है कि जो है इतने सारे लोग फॉर्म देते हैं, बहुत सारे लोगों का मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूंगा, ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी जिस एग्जाम के लिए आप बैठोगे आप देखोगे उसमें कम से कम आपका 5000 बच्चा, 7000, 8000 इस समथिंग बैठता है। ओवरऑल हम मान लेते हैं 10,000 स्टूडेंट बैठेगा
ठीक है, 10,000 स्टूडेंट बैठता है 25 सीट के लिए, ठीक, 25 सीट के लिए 10,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। गारंटी के साथ में कह रहा हूं, इसमें से 5,000 बच्चा ऐसा है जो जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां से 5,000 बच्चे आपके कट गए, ठीक। पढ़ाई से कोई लेना देना का मतलब ये नहीं है जो फॉर्म डाले हैं ऐसे ही है, कहीं इधर उधर काम करते हैं, कभी काम भी कर लिया कभी नहीं भी कर लिया, ऐसे ही, ठीक। तो ये भीड़ है, ये पढ़ने वाले नहीं है। 5,000 आपके गायब हो गए, बचते हैं आपके कितने स्टूडेंट? 5,000। अब इन 5,000 में मैं आपको बता दूं जो डेडिकेटेड तैयारी करने वाले हैं वो 2,000 है। 3,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं। अब 2,000 स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उसमें से भी मैं आपको बता दूंगा कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, बस केवल पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, ना नोट्स बनाया, ना तैयार किया, ना मॉक टेस्ट दिया। तो ये 2,000 में से 50-50 हम मान लेते हैं, तो 1,000 स्टूडेंट और 1,000 स्टूडेंट, ठीक। तो मेरे भाई जो ये 1,000 स्टूडेंट है इनके बीच में कंपटीशन है आपका। 1,000 स्टूडेंट है जिसमें जो पढ़ने वाले हैं और जिसमें जो मॉक देते हैं अच्छे से, जो तैयारी करते हैं, उन 1,000 स्टूडेंट में आपका कंपटीशन है। तो यानी आप देखोगे 25 से भाग करोगे 1,000 को, एक सीट पर 4 बच्चे का कंपटीशन है, यानी 4 बच्चे एक सीट के लिए, 40 बच्चे, सॉरी 25 चकू 100, यानी 40 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तो देखोगे बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप अदर जो है एग्जाम में चले जाओ, वहां पर देखो एक सीट के लिए 800 बच्चे 900 बच्चे फाइट करते हैं। तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बशर्ते बस यही है कि आप समय रहते आप तैयारी कर लें और आप इन बचे हुए 1,000 बच्चों के अंदर आ जाइएगा, आपको मजा आ जाएगी। जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनका मतलब सीधा साफ है, डेडिकेटेड है, वो तैयारी के लिए है। वही लोग टिके रहेंगे और वही लोग, जो लोग आखिरी तक टिके रहते हैं, वही जो है बेहतरीन कर पाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप देखोगे जैसे ही मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है, पहली सीरीज में आप देखोगे कि 5,000 लड़का देख रहा होगा इस लेक्चर को, दूसरी सीरीज में आओगे 4,000 व्यूज आएगा, तीसरी सीरीज में आओगे 3,000 आएगा, चौथी सीरीज में आओगे 2,000 बचेगा, पांचवी सीरीज में 5वें दिन आओगे तो 1,000-1,500 बच्चे देखेंगे और 2-4 दिन बाद एग्जाम रहेगा। इससे आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि जो आज पहले दिन 4,000 लोग देखे, उसके बाद जब लास्ट में आओगे बचे कितने? 1,000। जो 1,000 लास्ट के बच रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वही मेरे भाई कंपटीशन में है और कोई कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसमें रहना है, किसमें नहीं रहना है, क्या करना है, वो आप जानेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ा, क्या पढ़ा है कि मेथिलीन ग्रीन पायरोनिन स्टेन जो है डिफरेंशिएट करता है किसके किसके बीच में। तो मेरे भाई ये डिफरेंशिएट करता है डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए आपका ग्रीन कलर का, आरएनए आपका रेड पिंक कलर का दिखता है। ये आपका डिफरेंशिएट करता है मेथिलीन ग्रीन पायरोनिन जो स्टेन होती है, ये डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन है एक और, ठीक है। साउथ गेट म्यूसी कार्माइन, क्या लिखा हुआ है? साउथ गेट म्यूसा कार्माइन स्पेशली जो स्टेन है वो किसके लिए करते हैं? ये मेरे भाई की जाती है एपिथेलियल म्यूसिन के लिए या फिर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स कैप्सूल के लिए। कुछ कुछ नई चीजें भी हैं, आपको जाननी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ दी जाए और ना आ रही हो, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो यहाँ पर साउथ गेट म्यूसा कार्माइन जो स्पेशली स्टेन है वो किसके लिए करते हैं? एपिथेलियल म्यूसिन के लिए एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म कैप्सूल के लिए। इन द पैपिलोकोलाई स्टेन, यानी पैप स्टेन जो है, पैपिनोकोलाउ स्टेन यानी पैप स्टेन है, विच रीजेंट एक्ट एज, कौन सा रीजेंट एक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन फॉर द मैच्योर क्रिएटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल। कौन सा करता है, किसके लिए? साइटोप्लाज्मिक स्टेन के लिए पैप स्टेन में कौन सा रीजेंट एक्ट करता है आपको बताना है। हिमोटॉक्सिलिन करता है, OG6 करता है, इओसिनेजियोर करता है, या फिर पैरायोडिक एसिड करता है। तो आपको मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये करता है OG6 ऑरेंज रेड जो होता है, ये किसको स्टेन करने के लिए होता है? ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए होता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लिखा है इन द नॉर्मल पैप स्मेयर। क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल जो पैप स्मेयर है उसमें आपका जो है नॉन क्रिटिनाइज सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल, जो आपकी नॉन क्रिटिनाइज सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल होती हैं एंड इंटरमीडिएट सेल्स टिपिकली स्टेन, जो इंटरमीडिएट सेल्स होती हैं वो टिपिकली जो है स्टेन ले लेती हैं। किस कलर की आपको देखने को मिलती है नॉर्मल पैप स्मेयर में? तो आपको साइन या फिर ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है। कैसी? ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है। किसके द्वारा? जो हमारा इओसिन एज्योर होता है वो स्टेन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नॉर्मल पैप स्मेयर है उसमें नॉन क्रिटिनाइज सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल हैं एंड इंटरमीडिएट सेल हैं, टिपिकली जो हम उसको स्टेन करते हैं, तो मेरे भाई वो कलर कैसा मिलता है आपको? ब्लू ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। किसके कारण? फ्रॉम द इओसिन एज्योर से ऐसा आता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन एडिसिव इज हाईली रिकमेंडेड फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। आईएसटी की बात की जा रही है, तो पूछा जा रहा है कौन सा सेक्शन एडिसिव इज हाईली रिकमेंडेड फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टू प्रिवेंट टिश्यू डिटैचमेंट। टिश्यू के डी अटैचमेंट के लिए, यानी टिश्यू स्लाइड से डी अटैचमेंट ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। तो कौन सा हाईली रिकमेंड किया जाता है एडिसिव? तो हमने आपको ये चीज बताई है कि पॉली एल लाइसिन है, जो पॉली एल लाइसिन है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर APES सैलाइन कोटेड स्लाइड। ये मेरे भाई क्या है? पॉजिटिवली चार्ज जो है आपकी क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज स्लाइड अब आने लगी हैं,
पॉजिटिवली चार्ज स्लाइड अब आने लगी हैं, और जब पॉजिटिवली चार्ज स्लाइड आती है इस पर डायरेक्टली क्या होता है, आपका जो टिश्यू सेक्शन है आकर बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाता है, क्योंकि वहां पर आप देख रहे होते हैं वहां पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिंथेटिक माउंटिंग। ठीक, जो सिंथेटिक माउंटिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे लाइक DPX शुड क्लोजली मैच टू द RI ऑफ ग्लास विच इज अप्रोक्सीमेटली, जैसे जो आप माउंटिंग मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे DPX प्रयोग किया जाता है माउंटिंग मीडियम में, तो वहां पर जो क्लोजली मैच है जो RI है ऑफ ग्लास विच इज अप्रोक्सीमेटली। ये तो आपकी स्लाइड हो गई। स्लाइड पर आप जो कवर स्लिप लगाते हैं तो ये कह रहे हैं जो आपका माउंटिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो आप कवर स्लिप लगा रहे हैं, ठीक, या जो ग्लास आप यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.52। कितना होना चाहिए, 1.52। क्लोजली मैच करना चाहिए किसके साथ में, माउंटिंग मीडियम का जो है ग्लास के साथ में मैच करना चाहिए। लिखा है फॉर द अर्जेंट इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस करनी है आपको, अर्जेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन बनाते हैं तुरंत। ये सब फार्मलिन वाला प्रोसेस स्किप करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन सेक्शन बनाते हैं। टिश्यू आर कट यूजिंग आ, टिश्यू आर कट यूजिंग आ, ए ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट होगा क्रायोस्टेट। आपको मैंने ये बताया है कि जो फ्रोजन सेक्शन आपके बनाए जाते हैं तो वहां पर जो है आपका मेरे भाई टिश्यू कट किया जाता है किससे, क्रायोस्टेट से। ठीक है, सेक्शन कट किए किससे जाते हैं, क्रायोस्टेट से किए जाते हैं। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज इनसाइड द क्रायोस्टेट फॉर द रूटीन सर्जिकल बायोप्सी। जो हम लोगों का क्रायोस्टेट होता है, ठीक, ऐसे क्रायोस्टेट होता है इस तरीके का। ठीक, मैंने आपको बताया इसमें बड़ी सी मशीन होती है। ये जो क्रायोस्टेट होता है इसमें के अंदर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, तो यहाँ टेम्परेचर की अगर आप बात करोगे तो -15 डिग्री टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कहीं पर 20 से 25 भी मिल जाएगा, लेकिन -15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। क्रायोस्टेट के अंदर जो आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, व्हाट इज द एम्बेडिंग मीडियम यूज फॉर द फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन के लिए एम्बेडिंग मीडियम कौन सा यूज करते हैं, कई बार बताया है, OCT कंपाउंड यूज किए जाते हैं, ऑप्टिमल कटिंग टेम्परेचर जो है आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, OCT लिखा है इन द केसरलिंग टेक्निक। अब देखो ये म्यूजियम टेक्निक से क्वेश्चन है, पूछा गया है इन द केसरलिंग टेक्निक फॉर द म्यूजियम स्पेसिमेन विच सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग द नेचुरल कलर ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन के नेचुरल कलर को स्टोर करके रखे केसरलिंग टेक्निक में, जो हम लोग म्यूजियम में जो है ऑर्गन को स्टोर करते हैं उसमें, केसरलिंग 1, केसरलिंग 2, केसरलिंग 3 या फिर केसरलिंग 4। तो यहां पर मेरे भाई ये कार्य कौन करता है, केसरलिंग 2 करता है। कौन करता है, केसरलिंग 2 करता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। लिखा है इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री यानी IHC में आपका द मार्कर साइटोकेरेटिन। ठीक है, जो मार्कर है साइटोकेरेटिन इज वाइडली यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्यूमर। किसके लिए, ये साइटोकेरेटिन जो आपका मार्कर है ये वाइडली यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्यूमर को। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होता है, जो आपका मेरे भाई एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। जिसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल से अगर आपका जो है ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है, कैंसर का आज करवा देगा, उसको बोलते हैं कार्सिनोमास। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या है, इन द IHC द मार्कर विमेंटिन, एक मार्कर कौन होता है, विमेंटिन। जो विमेंटिन मार्कर है वो टिपिकली पॉजिटिव किस में आएगा, टिपिकली पॉजिटिव किस में आएगा, सेम वही पीछे जैसा क्वेश्चन है। दो चीज याद रखना, जो विमेंटिन होता है वो मीजल-काइमल ट्यूमर के लिए होता है, यानी सार्कोमास के लिए। ठीक है, किसके लिए, आपका सार्कोमास के लिए, मीजल-काइमल ट्यूमर का पता लगाने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में जो विमेंटिन है मार्कर वो टिपिकली पॉजिटिव आता है। और जो आपका एपिथेलियल सेल, ठीक है, अगर एपिथेलियल में आपका ट्यूमर है, कैंसर है, गांठ है, तो उसके लिए जो है साइटोकेरेटिन मार्कर जो है पॉजिटिव आता है। ठीक है, बस आई होप आपके जो है यहां से क्वेश्चन मेरे भाई खत्म हो गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई की क्लास कैसी लगी। 100 क्वेश्चन में आपके मेरे भाई कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, तभी मैं आपको आगे साइटोलॉजी, आपकी हिमेटो, आपकी ब्लड बैंक, आपका जो है क्या बोलते हैं माइक्रो, ये सारी चीजें जो मैं एक एक वन शॉट में ऐसे सब कुछ कराने वाला हूं। बशर्ते ये क्या है, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्लास को शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ में। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमें चाहिए मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसी ही 5 क्लासें मैं करा दूंगा, सारा का सारा रिवीजन वन शॉट में बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूं। तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर मेरे भाई आप चाहो तो वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा।
वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जो लोग नए हैं, जो लोग डिटेल में थ्योरी बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में फीस को लेकर एक बाधा है कि 5,000, 6,000, 7,000, 2,000 की किताबें ऐसी कुछ खरीदने में आप असमर्थ हैं, तो आपके लिए वन शॉट सोल्यूशन ये है कि 1799 में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी पैसा है ना, तब भी आपको मेरे भाई यहां से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गारंटी से कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर बार कहता हूं पढ़ना पड़ेगा, और मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसका रीजन यही है क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से डिटेल थ्योरी के साथ में, बेसिक के साथ में, एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। महीने में एक क्लास नहीं कि महीने में एक क्लास ले ली, अगले दिन कोर्स बेच दिया, चले गए। एक किताब साल में लॉन्च कर दी, वैसा कोई अपने पास काम नहीं है। 6 महीने में आप 2 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, ऑफर निकाल दिया, कोर्स बेच दिया। कोर्स का जो प्राइस है इतना ही है, कोई ऑफर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऑलरेडी ऑफर्ड है। मैं इसमें बैच में आपको जो है हिंदी इंग्लिश में क्लास दे रहा हूँ, इतनी बेहतरीन यहाँ पर आपको नोट्स देता हूँ जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी देता हूँ, आपको जो है एमसीक्यू की पीडीएफ भी देता हूँ। यानी आपको किताब लेने की भी जरूरत नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी देने की जरूरत नहीं, आपको क्लास नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो लेक्चर खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक बैच में आपको मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि नॉन टेक्निकल भी इसमें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। आप प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप डाउनलोड कर लेना। 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है। टेलीग्राम ये है, इंस्टाग्राम ये है, आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी कोई समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।